रूसी क्रांति को दुनिया भूल गई, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्रांति हुई थी जो मर गई। स्टालिन और दुनिया के तमाम डिक्टेटर्स के नाम को उद्धृत किया जा रहा था। दुनिया पिछले 3 शताब्दियों से बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही थी। एक नया क्लास जन्म ले रहा था जिसको मर्केंटाइल क्लास या मिडिल क्लास के नाम से उसकी पहचान बन रही थी। रशियन रेवोल्यूशन उस प्रश्नों का जवाब बनकर आया था जो फ्रांस की क्रांति में अनउत्तरित रह गया था, अनआंसर्ड रह गया था। और वह क्वेश्चन था कि निम्न वर्ग का क्या होगा। एक क्लास दब रहा था, पिस रहा था, घिस रहा था, जो कि मिडिल क्लास के साथ शुरू से ही रहा था। वह क्लास था लोअर क्लास। मुझे आप कहेंगे कि भाई आप दो दुनिया में ऐसे थिंकर्स का नाम बताइए जिसने कोर्स ऑफ हिस्ट्री को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित किया है, तो मैं एक नाम लूँगा जीन जैक्विस रूसो और दूसरा नाम लूँगा कार्ल मार्क्स। क्योंकि देखो, जीन जैक्विस रूसो को फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म का, कार्ल मार्क्स ने पूरी दुनिया को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन एक तरह से आप समझे कि मार्क्सिज्म के लिए ये कम्युनिज्म शब्द रूढ़ हो गया, मतलब उसी शब्द के साथ ये चल निकला। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, और बैकग्राउंड बताकर मेरा मुख्य चीज़ें बताना है। क्या इस क्रांति को हम भूल सकते हैं? क्या यह क्रांति एक विफल क्रांति रही? क्या इस क्रांति को याद नहीं किया जाना चाहिए? और तब आप खुद समझेंगे कि यह क्रांति को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। 8 मार्च 1917 दुनिया की एक महान घटना को याद करने की तिथि है। आप जरा हमारे टाइटल की ओर देखें। हमारे इस टॉपिक का टाइटल होगा क्या रूसी क्रांति को दुनिया भूल गई? क्योंकि 8 मार्च 1917 को जो क्रांति घटित हुई थी, वो क्रांति अक्टूबर के में दूसरे चरण में पहुंच गई, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसने दुनिया को बदल दिया था। लेकिन मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं इस क्रांति को इसलिए याद दिलाना चाहता हूं अपने नए जनरेशन को, नई पीढ़ी को, जिसको चाहे हम जो भी नाम दें। सोशल मीडिया में उनके लिए अलग अलग नाम दिए जाते रहे हैं, लेकिन मैं एक ही नाम से संबोधित करता हूं कि वह जनरेशन जो 1990s में पैदा हुआ, वह एक ऐसी क्रांति के बारे में सुना, एक ऐसे रेवोल्यूशन के बारे में सुना which has already died, जिसके बारे में कहा गया कि एक क्रांति हुई थी जो मर गई। और एक कहावत आपने सुनी होगी, टू गिव अ बैड नेम टू ए डॉग एंड देन किल इट। वह समय था कि जब पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को, साम्यवाद को डिसग्रेस किया जा रहा था। पूरी दुनिया में यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि कम्युनिज्म एक अनसक्सेसफुल मॉडल था जो प्याले में तूफान की तरह आया और गुजर गया। और उसके बारे में बहुत सारे एनेक्डोट्स, बहुत सारे नैरेटिव्स गढ़े गए थे। स्टालिन और दुनिया के तमाम डिक्टेटर्स के नाम को उद्धृत किया जा रहा था और उसे कम्युनिज्म के साथ जोड़ा जा रहा था। मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हम उस नए जनरेशन के अपने दर्शकों को, अपने ऑडियंस को उस क्रांति के बारे में बताना चाहेंगे जो क्रांति मर चुकी, और क्या वो क्रांति एक विफल क्रांति थी, इसका जजमेंट आप ही लेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये सोशल साइंस है। सोशल साइंस में ना तो कुछ भी 100% राइट होता है, ना 100% रॉन्ग। हर एक नॉलेज एक पर्सपेक्टिव होता है। तो मैं अगर ऐसा कहूं कि मैं उसका फाइनल वर्जन आपको दे रहा हूं, तो ये अपने आप में एक गलत, मतलब कह सकते हैं आप क्या, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट होगा। हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हम यथासंभव इसका एक संतुलित, बैलेंस्ड व्यू देना चाहेंगे आपको। घटना कुछ यूँ शुरू हुई कि दुनिया पिछले 3 शताब्दियों से बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही थी, फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। यह भी एक दुनिया, विश्व इतिहास की विडंबना है, आयरनी इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, कि यह बदलाव जिसको आधुनिकता के नाम से जाना गया, बाद में यह आधुनिक युग के आगमन से जोड़ा गया, वह यूरोप से शुरू हुआ।
बाकी महाद्वीप जो से कहीं ज़्यादा सक्षम रहे थे, पर्टिकुलरली एशियन कॉन्टिनेंट विच यूज टू बी द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वह अब पिछड़ रहा था और यूरोप आगे बढ़ रहा था। तो 16वीं सेंचुरी के बाद जो यूरोप एक व्यापारिक क्रांति, एक व्यावसायिक क्रांति, कमर्शियल रेवोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजर रहा था, एक नया क्लास जन्म ले रहा था जिसको मर्केंटाइल क्लास या मिडिल क्लास के नाम से उसकी पहचान बन रही थी। वह क्लास यूरोप में फ्यूडलिज्म से फाइट कर रहा था, वह क्लास एरिस्टोक्रेटिक क्लास से फाइट कर रहा था, वह जज से फाइट कर रहा था और अपने डोमेन, अपने अधिकार की मांग कर रहा था। वही समय था कि वही क्लास आगे चलकर मोनार्क से फाइट किया और मोनार्क से फाइट करके फिर अपने और भी पावर्स को रिगेन किया। दुनिया ने उस समय दो मिडिल क्लास रेवोल्यूशन देखा जिसको अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसको एक लैंडमार्क घटना के नाम से जाना गया। मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है अपने ही द स्टडी के साइट पर। आप जाएंगे तो उस लेक्चर को देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति ने जो दुनिया को बदल दिया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक अगली कड़ी थी रूसी क्रांति। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है और बहुत क्लासिकल हिस्टोरियन है जिसका नाम है डेविड थॉमसन। उसने एक बड़ा ही एप्ट रिमार्क दिया है रशियन रेवोल्यूशन के बारे में कि रशियन रेवोल्यूशन उस प्रश्नों का जवाब बनकर आया था जो फ्रांस की क्रांति में अनउत्तरित रह गया था, अनआंसर्ड रह गया था। और फ्रांस की क्रांति ने कई प्रश्नों को, कई क्वेश्चंस को सुलझाया, लेकिन एक क्वेश्चन को अनसुलझा छोड़ दिया था और वह क्वेश्चन था कि निम्न वर्ग का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द लोअर क्लास, क्योंकि लोअर क्लास का फ्यूचर अधर में लटक रहा था। अब मैं आपको बताऊं कि 3 शताब्दियों तक, 3 सेंचुरीज तक यूरोप ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। मिडिल क्लास पावरफुल हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी की परिकल्पना आई, ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ, इंडिविजुअल राइट्स की बात हुई, लिमिटेड मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आया। लेकिन इन पूरी परिवर्तनों में निम्न वर्ग पीछे छूट गया और ये पूरे बदलाव का प्रभाव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति के रूप में आया, जिसने पूरी यूरोप की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद एक क्लास दब रहा था, पिस रहा था, घिस रहा था, जो कि मिडिल क्लास के साथ शुरू से ही रहा था। वह क्लास था लोअर क्लास, और लोअर क्लास का भविष्य अधर में लटका हुआ था। खासकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इतना अधिक शोषण हुआ कि कुछ मिडिल क्लास के थिंकर्स का भी दिल पसीज गया। रॉबर्ट ओवन हो, सेंट साइमन हो, चार्ल्स फॉरियर हो, वो सभी आंसू बहाए उनके हालात पर, और वो सब अपने अपने सॉल्यूशन लेकर आए कि हम मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो धनी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो अपने वर्किंग क्लास के साथ जस्टिस करे, उनको उचित तनख्वाह दे, उन्हें काम करने के लिए एक अच्छे वातावरण दे, एक अच्छे इन्वायरमेंट दे। लेकिन हर कुछ के बावजूद भी वो तो स्वयं थे मिडिल क्लास के, इसलिए कहीं ना कहीं वो इम्पैथाइज नहीं कर पा रहे थे। सिंपैथाइज तो कर पा रहे थे, लेकिन लोअर क्लास के साथ इम्पैथाइज नहीं कर पा रहे थे। उस समय एक बड़ा ही रेडिकल थिंकर का उद्भव हुआ, कार्ल मार्क्स। मैं आपको बताऊं कि इतिहास की धारा को अगर किसी थिंकर ने बदला है, अगर मुझे आप कहेंगे कि भाई आप 2 दुनिया में ऐसे थिंकर्स का नाम बताइए जिसने कोर्स ऑफ हिस्ट्री को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित किया है, तो मैं एक नाम लूँगा जीन जैक्विस रूसो और दूसरा नाम लूँगा कार्ल मार्क्स। क्योंकि देखो, जीन जैक्विस रूसो को फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म कहते हैं, और नेशनलिज्म कितनी फोर्सफुल आइडियोलॉजी है आप जानते हैं, जिसने आज तक अपना अस्तित्व ही केवल नहीं बना कर रखा है, समय के साथ साथ वो रूप परिवर्तित करके नया नया अवतार भी, नए नए रीइंकार्नेशन ग्रहण करती रही है। दूसरा है कार्ल मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स ने पूरी दुनिया को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। मार्क्स ने सबसे पहले सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, इस तरह के जो मिडिल क्लास थिंकर्स थे, उनको पहले चेताया कि देखिए ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं वो नहीं होगा।
क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो स्वेच्छा से अपने राइट को नहीं छोड़ सकता। और तब कार्ल मार्क्स ने 1848 में जो एंजल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, वह उसने वर्कर्स को डायरेक्ट अपील की कि आप किस धोखे में खड़े हो। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू आर नथिंग टू लूज एक्सेप्ट द चेन्स ऑफ सॉरो। आप दुख की श्रृंखला के अलावा आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, आप किससे डर रहे हो? यूनाइट हो। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने एक बहुत रेडिकल थियरी दी। उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि एक इंसान है, वह इंसान की एक बड़ी विशेषता होती है उसकी काम करने की क्षमता। अरे लोग बोलते हैं कि इंसान की विशेषता होती है उसकी तर्कशीलता, उसकी विवेकशीलता, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक इंसान की सबसे बड़ी विशेषता होती है उसकी कार्य करने की क्षमता। तो आपके मन में विचार होगा कि भाई क्या पशु नहीं काम कर सकते? पशु तो, एनिमल तो इंसान से भी ज़्यादा काम कर सकते। हाँ, लेकिन एनिमल कहना था कार्ल मार्क्स का कि वे काम को इंजॉय नहीं करते हैं, वो विवस्था में काम करते हैं, फियर में काम करते हैं, दबाव में काम करते हैं। इंसान स्वेच्छा से काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको क्रिएटिव जॉय मिलता है, उसे रचनात्मक सुख मिलता है। लेकिन वो रचनात्मक सुख तभी तक मिलता है जब तक उसके कार्य का लाभ उसे स्वयं मिलता है। लेकिन अगर कार्य वह स्वयं करता है, उसका लाभ कोई और ले जाता है, तो फिर उसमें सेल्फ एलिनेशन की स्थिति पैदा होती है, उसमें आत्मा लोभ की स्थिति पैदा होती है। सेल्फ एलिनेशन में क्या होता है? वो अपने आप को भुला देता है। जैसे आप अगर मैक्सिम गोर्की का मदर पढ़ेंगे, प्रेमचंद का कफन पढ़ेंगे, आप अगर इवान तुर्गनेव का फादर एंड सन्स पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे सेल्फ एलिनेटेड व्यक्तित्व मिलेंगे। आप तुर्गनेव नहीं आपने पढ़ा होगा, मैक्सिम गोर्की का मदर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपने प्रेमचंद का कफन पढ़ा हो। और प्रेमचंद के कफन में आप देखते हैं घीसू और माधव जो दो चरित्र हैं, प्रेमचंद उसमें कांप गए थे भीष्म साहनी उन दोनों चरित्रों को देखकर कि आखिर प्रेमचंद को इतना नेगेटिव व्यक्तित्व गढ़ने की क्या आवश्यकता थी कि घीसू और माधव जैसे चरित्र उन्होंने रचे। लेकिन वह दोनों आत्मा लोभ के शिकार है, सेल्फ एलिनेशन के शिकार हैं। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि मजदूर सेल्फ एलिनेशन से तभी मुक्त होंगे जब उनमें वर्गीय चेतना आएगी, क्लास कॉन्शसनेस आएगा, और फिर वह क्रांति करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे, ब्लड रेवोल्यूशन, वायलेंट रेवोल्यूशन। दे विल मेक एन अटैक ऑन द सिस्टम। वह सरकार पर हमला बोलेंगे। उन्होंने कार्ल मार्क्स ने मध्य वर्ग को यानी पूंजीपति वर्ग को कहा बुर्जुआ, और औद्योगिक श्रमिक को कहा सर्वहारा। और उसने कहा कि सर्वहारा वर्ग में चेतना आएगी, और वह सर्वहारा वर्ग यानी प्रोलेटेरिएट क्लास, दैट वाज कॉल्ड प्रोलेटेरिएट, एंड bourgeois, bourgeoisie. So he used the two terms, and whenever proletariat will make attack on the system and seize the power from the bourgeoisie class, और वो पावर को सीज कर लेगा, फिर पूरी दुनिया में वो क्रांति को फैला देगा। और एक समय आएगा कि हर जगह सर्वहारा का शासन होगा, और सर्वहारा का शासन होगा तो पूरी दुनिया में एक वर्ग होगा, एक राज्य होगा, और फिर उसको उसने स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी कहा। कार्ल मार्क्स ने बात तो बहुत अच्छी कही, और कार्ल मार्क्स ने कोशिश भी की एक सोशलिस्ट इंटरनेशनल स्थापित किया, और साम्यवादी विचारधारा को फैलाने की कोशिश की थी। उसको मार्क्सवाद के लिए हम साम्यवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म है। जैसे एक्चुअली कार्ल मार्क्स ने तो क्रांति के तीसरे चरण, जिसको आप वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज कहते हो, क्लासेस स्टेटलेस सोसाइटी, उसके लिए उसने इस शब्द का प्रयोग किया था जिसे हम साम्यवाद या कम्युनिज्म कहते हैं। लेकिन एक तरह से आप समझे कि मार्क्सिज्म के लिए ये कम्युनिज्म शब्द रूढ़ हो गया, मतलब उसी शब्द के साथ ये चल निकला। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, और बैकग्राउंड बताकर मेरा मुख्य चीज़ें बताना है। क्या इस क्रांति को हम भूल सकते हैं? क्या यह क्रांति एक विफल क्रांति रही? क्या इस क्रांति को याद नहीं किया जाना चाहिए? और तब आप खुद समझेंगे कि यह क्रांति को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको कभी नहीं भुलाई जा सकती। दुनिया में इतनी सारी बदलाव ये क्रांति ला चुकी है, और पूरी दुनिया इस क्रांति का, इस रेवोल्यूशन का इतना ऋणी है कि हम कभी इसे भुला नहीं सकते। उसी के आगे एग्जाम्पल देने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा हूँ। तो चलते हैं फिर कार्ल मार्क्स से। तो कार्ल मार्क्स के साथ यह था
कि थिंकर तो बहुत ही बड़ा था वो, बट ही वॉज बेसिकली अ ड्राइंग रूम थिंकर। वो ड्राइंग रूम में ज़्यादा सोचता था, वर्कर्स के बीच उसकी पैठ नहीं थी। सो ही वॉज बेसिकली नॉट एन एक्टिविस्ट। और वह किताबों की दुनिया में जीता था, तो बहुत सारी ऐसी थियरी दी कि उसका एक्चुअल लाइफ जो एक्सपीरियंस है उसमें वैसा नहीं हो सका। जैसे कार्ल मार्क्स ने ये माना कि भाई जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना होगा उतना अधिक वहाँ मजदूरों का शोषण होगा, और मजदूरों का शोषण जिस रेशियो से होगा उसी रेशियो से वर्गीय चेतना आएगी, और यानी क्लास कॉन्शसनेस आएगा, और फिर जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो खुद रेवोल्यूशन करने के लिए सामने आ जाएंगी। सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन कार्ल मार्क्स को ये समझना चाहिए था कि यह किताबी थियरी, यह किताबी सिद्धांत, ये बुकिश नॉलेज, बुकिश थियरी, ये रियल लाइफ में कई बार काम नहीं करती है। क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास, जिसको हम पूंजीपति वर्ग कहते हैं, वो भी बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, बहुत चालाक हैं, बड़े टैक्टफुल हैं। उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदल दी, और इस स्ट्रेटेजी बदलने से कार्ल मार्क्स अपने लाइफ टाइम में कहीं भी रेवोल्यूशन नहीं ला सका, और 1883 में निराश होकर मर गया। लेकिन उसके शिष्य लेनिन ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, और यही कड़ी आगे बन जाती है आपकी रूस की क्रांति। एक्चुअली 8 मार्च 1917, यानी आज ही के दिन, मतलब आज का दिन, आज का वर्ष नहीं, आज का दिन, तो आज के दिन जब ये क्रांति घटित हुई 1917 में, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। रूस उस समय, रूसी साम्राज्य, दुनिया का, शायद दुनिया का नहीं, सॉरी, पश्चिमी देशों में या वेस्टर्न कंट्रीज में, चूँकि ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्टर्न यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे सब ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। इतना तक कि ऑस्ट्रियन मोनार्क भी अपने आप में बहुत कुछ बदलाव ला चुका था। लेकिन जो रशियन मोनार्क था वो यूरोप का सबसे ऑटोक्रेटिक किंग था। उसने लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता भी नहीं दी हुई थी। बड़ी मुश्किल से 1905 की क्रांति के बाद उसने एक संसद नुमा ड्यूमा का गठन किया था। उस ड्यूमा की शक्ति भी व्यावहारिक रूप से उसने छीन ली थी। अब वैसे मोनार्क के समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मौका का फ़ायदा उठाकर मजदूरों ने रिवोल्ट किया था, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ गुड्स था, प्राइस राइज था, मजदूर परेशान थे, और अंत में एक क्रांति घटित हुई थी। लेकिन अगर यह क्रांति, माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, 8 मार्च को ही रह गई होती तो ये क्रांति आज इतिहास में नहीं जानी जाती, क्योंकि इस समय उसका लीडरशिप मध्य वर्ग ने लिया था, बुर्जुआजी वर्ग ने लिया था। तो फ्रांस की क्रांति की श्रृंखला में एक छोटी सी क्रांति बनकर रह जाती। लेकिन इसको महत्वपूर्ण बना दिया जब अक्टूबर में इस क्रांति को सीज कर लिया मार्क्सवादियों ने, यानी मार्क्स के फॉलोअर्स लेनिन ने। और लेनिन, जिसकी पार्टी बोल्शेविक पार्टी थी, और उसने 25 अक्टूबर 1917 को एक गुरिल्ला टैक्टिक्स के माध्यम से रूस पर कब्जा कर लिया और एक नई सरकार की गठन करने की घोषणा की, और दुनिया में पहली समाजवादी सरकार स्थापित हुई। इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट। अब मैं स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि लोग कहते हैं कि क्रांति विफल हो गई, क्योंकि 1991 में जब सोवियत रूस का विघटन हो रहा था तो हमारी पीढ़ी, हमारा जनरेशन उसका चश्मदीद गवाह था, आई विटनेस था। और जब 1992 में, जिस समय फ्रांसिस फुकुयामा, जो जापान का थिंक टैंक था, उसने जो जापानीज ओरिजिन का अमेरिकन थिंक टैंक था, उसने घोषणा की कि देयर इज एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत हो गया। और यह इतिहास का अंत पूंजीवाद की जीत के साथ हुआ, कैपिटलिस्ट मॉडल की जीत के साथ हुआ। तो पूरी दुनिया में के कैपिटलिस्ट खुशियां मना रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि यह क्रांति विफल नहीं हुई थी। जैसे मैं आपको बताना चाहता कि जहां मिडिल क्लास का उद्भव हुआ तो दुनिया में एक ही मॉडल था, और यह मॉडल था कैपिटलिस्ट मॉडल, यानी पूंजीवादी मॉडल। ये पूंजीवादी मॉडल इकोनॉमी का था, और इसकी अपनी विशेषता थी। इसका कहना था कि हमारा पावर है इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब वो मानता था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखी जानी चाहिए, और इकोनॉमी को, यानी अर्थव्यवस्था को निजी स्वामित्व में रखा जाना चाहिए, और मार्केट फोर्सेस से काम, मार्केट फोर्सेस का मतलब है कि बाजार की शक्तियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का संचालन होना चाहिए। मतलब उसने लेसेज फेयर और फ्री ट्रेड पर
बल दिया था कैपिटलिस्ट मॉडल में और कहा था कि भाई प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, मार्केट को खुला रखिए। मार्केट में गवर्नमेंट को कोई इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मार्केट को अपने नियमों से चलना है और वह नियम है डिमांड और सप्लाई के नियम। और इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, बाजार को स्वतंत्रता मिले, सरकार की शक्ति सीमित हो एंड देयर शुड बी द मिनिमल गवर्नमेंट। मिनिमल गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि छोटी सरकार हो जिसका कार्य केवल लॉ एंड ऑर्डर को संभालना हो। लेकिन इस क्रांति के बाद जो सोवियत रूस में जो सरकार गठित हुई उसका नाम थी समाजवादी सरकार, यानी सोशलिस्ट गवर्नमेंट। ये दुनिया का पहला सोशलिस्ट कंट्री बना था, ये पहला सोशलिस्ट मॉडल बना था जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था राज्य के कंट्रोल में थी। पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी राज्य के कंट्रोल में थी और राज्य ने इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने के लिए इंडिविजुअल फ्रीडम को क्रश किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वेच्छा से अपनी कोई प्रॉपर्टी तो छोड़ नहीं सकता। तो अगर उस प्रॉपर्टी को कॉमन प्रॉपर्टी बनानी है, जो पहले लेनिन ने कोशिश की, लेनिन ने अपने ढंग से प्रयोग किए, फिर लेनिन का जो उत्तराधिकारी सक्सेसर स्टालिन आया उसने पूरी प्रॉपर्टी को स्टेट कंट्रोल में कर दिया। मतलब वहाँ पर निजी व्यक्ति को प्रॉपर्टी का स्वामित्व नहीं था और पूरा का पूरा जो स्वामित्व था वो राज्य के अधीन था। तो ये जो सोशलिस्ट मॉडल आया यह एक वैकल्पिक मॉडल था। तो दुनिया में कैपिटलिज्म को सोशलिज्म से चैलेंज मिला। इतना ही नहीं बल्कि एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में ने अपना लक्ष्य बनाया कि हमें पूरी दुनिया में, यानी मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन, मार्क्सिस्ट को ही आप समझ लें, सोशलिस्ट का ही एक पार्ट है और सबसे रेडिकल पार्ट, उस रेवोल्यूशन को पूरी दुनिया में फैलाना है और पूरी दुनिया में समाजवाद लाना है। तो चूंकि यह मॉडल जब सामने आया तो इस मॉडल को पहली बार चैलेंज मिला जो आज तक कभी चैलेंज नहीं मिला था। एक कहावत आपने सुनी होगी कि लेनिन का ही एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है कि एक समय ऐसा आता है कि नथिंग हैपेंस इन डेकेड्स एंड देयर इज द टाइम, कि डेकेड्स हैपेंस इन द वीक। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि दशकों तक कुछ नहीं होता और कई बार सप्ताह में ऐसी चीजें हो जाती है जो चीज कई दशकों में नहीं हो पाती है। तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक चीज है। अब यही चीज हो गई, मतलब ये मान लीजिए आप कि वीक्स में डेकेड्स जैसी घटना हो गई। जब समाजवाद का गठन हुआ तो पूरा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड थर्रा गया, क्योंकि एक बार कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने नारा दिया कि मजदूर पूरी दुनिया में क्रांति लाएंगे। तो अब हमें ये कहना है कि बदलाव क्या आया, उसको देखिए। बदलाव यह आया कि एक कहावत आपने सुनी होगी, सिर मुराते ही ओले पड़े। अभी कैपिटलिस्ट मॉडल फ्री इकोनॉमी की बात कर ही रहा था तो 1929-30 का वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया। और वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन जब हुआ तो उसके बाद पूरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप समझे कुछ वर्षों के लिए ठप पड़ गई। वैसी स्थिति में दुनिया की एकमात्र अर्थव्यवस्था बची रही थी, वह थी सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ सोवियत रशिया। तो सोवियत रशिया की जो इकोनॉमी है वह एकमात्र इकोनॉमी थी जो बची रही थी। अब ऐसी स्थिति में पूरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कलई खुल गई कि भाई ये दावा करते हैं कि भाई इनका मॉडल सबसे बेहतर है, लेकिन यह मॉडल तो बहुत ही अच्छा है, इसमें मंदी एज सच आ नहीं सकती। मंदी यहाँ आती है क्योंकि यहाँ मार्केट फोर्सेस काम करता है, फ्री इकोनॉमी काम करती है। तो क्या हुआ कि पूरी दुनिया में समाजवाद की प्रगति होने लगी। ये पूंजीवाद के लिए और भी बड़ा खतरा हो गया। अब पूंजीवाद ने क्या तरीका अपनाया तो आप देखेंगे कि इनका इकोनॉमिक मॉडल चेंज कर गया। पूंजीवाद ने अपने में क्या क्या बदलाव लाया अपने बचाने के लिए, पता है? वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया, क्योंकि मजदूर इनके यहां क्रांति कर देंगे अगर वो अपने वेलफेयर अपने यहां नहीं लाएंगे। लोक कल्याण की अवधारणा लाई। दूसरा, इसने स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी तो नहीं, लेकिन डिमांड मैनेजमेंट बाय स्टेट। अब जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो अब अपने आप को बचाना तो है इनको, तो डिमांड मैनेजमेंट बाय द स्टेट,
डिमांड मैनेजमेंट बाय द स्टेट। और ये किसका कहना था? तो इसका कहना था जेएम केन्स का। जेएम केन्स ने आर्थिक मंदी से बचाने के लिए अपना अर्थशास्त्र लाया। उस अर्थशास्त्र का कहना था कि स्टेट हैड टू वर्क एक्टिवली फॉर डिमांड मैनेजमेंट। स्टेट को डिमांड मैनेजमेंट, मांग प्रबंधन के लिए आगे आना होगा और मांग प्रबंधन के लिए काम करना होगा। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया। मैं आपको बताऊं कि एक समय था कि मार्क्सवाद के डर से ये जितने भी पूंजीवादी देश हैं उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज लाया, सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार लाया। पहले इन्होंने मजदूरों को मताधिकार नहीं दिया था, अब इन्होंने मजदूरों को मताधिकार दिया। इन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य लाया। इनका कहना था कि अब मांग प्रबंधन के लिए स्टेट को आगे आना पड़ेगा और बजट घाटा के माध्यम से ये एक्सपेंडिचर बढ़ाने लगे और मजदूरों के कल्याण पर खर्च करने लगे। अब आप ही बताइए कि समाजवाद ने पूंजीवाद के पूरे व्यवहार को बदल दिया। इट चेंज द बिहेवियर ऑफ होल ऑफ कैपिटलिज्म। होल ऑफ कैपिटलिज्म, इसने कैपिटलिज्म के बिहेवियर को बदल दिया। अगर मैं ये कहूं कि इसने कैपिटलिज्म के चरित्र को बदल दिया तो गलत है, कि कैपिटलिज्म ने आज तक अपना चरित्र नहीं बदला है, केवल व्यवहार बदला है। अपने आप को बचाने के लिए व्यवहार बदल देता है और फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और वही आज तक करता रहा है। तो इस तरह से कैपिटलिज्म अब वह कैपिटलिज्म नहीं रहा जो शुरू में था, क्योंकि समाजवाद से लड़ने के क्रम में कम से कम इसे मानवीय मुखौटा धारण करना पड़ा। अब देखिए, इधर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कारण एक बहुत बड़ा था कि समाजवाद के खतरे ने पूंजीवाद में एक बड़ा ही भयानक व्यक्तित्व को जन्म दिया, फांसीवाद और नाजीवाद। आपने नाम सुना होगा। तो मुसोलिनी और हिटलर जैसे जो व्यक्तित्व आए वो भी पूंजीवाद का ही सबसे भयानक रूप थे, जो कहीं ना कहीं समाजवाद के डर से पैदा हुए और उन्हें दुनिया को वॉर की तरफ खींच लिया। वर्ल्ड वॉर घटित हुआ, और वर्ल्ड वॉर घटित हुआ तो आप याद करिए, सारे युद्ध को भूलकर जर्मनी ने एक तरफा, आज तक का जो ऑपरेशन बारबारोसा है वो सबसे बड़ा सैनिक इन्वेजन है, उसके सामने अब दुनिया का कोई भी वॉर कैंपेनिंग नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 3500 एयरक्राफ्ट्स हो और 5000 टैंक हो और 35 लाख सैनिक हो, और इसने रशिया के ऑपरेशन बारबारोसा में सोवियत रशिया पर जर्मनी ने हमला किया था। ये एक तरह से साम्यवाद के विरुद्ध, समाजवादी सरकार के विरुद्ध आक्रोश था कि हमको इसे समाप्त कर देना है। लेकिन सोवियत रशिया ने क्या विल पावर दिखाया और अपने आप को बचाया और दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर को निगल लिया। तो ये कहीं ना कहीं उसकी सफलता थी। देखिए, आज भी मैं आपको, जैसे एक स्वेतलाना अलेक्सेविच का बुक है, उस पर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ, द सेकेंड हैंड टाइम। कभी मौका मिले, मुझे लगता है कि शायद उसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल होगा, ओरिजिनली तो इंग्लिश में है, लेकिन जहाँ तक मुझे अनुमान है कि वो बुक इतनी अच्छी है कि उसका हिंदी वर्जन भी अब आ गया होगा। हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर नहीं आया होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो वो बुक को आप पढ़िए, थोड़ी मोटी है लेकिन धीरे धीरे करके, हम लोग भी वैसे बुक होते हैं उसको 10 पेजेज 15 पेजेज करके उसको फिनिश करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना। उसमें आप देखेंगे कि साम्यवाद, जैसे एक रूसी लोग जो थे, उनके दिमाग में होता है कि हम स्पेशल पीपल हैं दुनिया के, हम साधारण लोग नहीं हैं, हम स्पेशल हैं, वी आर स्पेशल, हम कोई बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हैं। और जिस समय स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सोवियत रूस आगे बढ़ा था, उस समय दुनिया में सबसे पहले उसने स्पेस रीजन को ब्रेक किया था जब स्पुतनिक छोड़ा था। आज तक सोवियत रशिया में स्पुतनिक मूवमेंट शब्द का, आज तक रूस में स्पुतनिक मूवमेंट शब्द का प्रयोग होता रहा है। फिर आप अगर कभी चेरनोबिल, एक जो वो हमें लगता है OTT पर एक टेली सीरियल है, वो बहुत अट्रैक्टिव है और हमें लगता है कि आप बहुत इंटरटेनिंग होगा, हालांकि इंग्लिश में है, उसको देखिए तब आपको वो रशियन सोसाइटी पता चलेगा। हालांकि डिक्टेटर था, सब कुछ था, उसके बावजूद लोगों में क्या अपने नेशन के प्रति समर्पण था, वो चीज़ें कहाँ से आई थी, वो विल पावर कहाँ से आया था। कहीं ना कहीं कम्युनिज्म से वो विल पावर आया था। तो मतलब ये है कि इसने दुनिया को, हाँ, लेकिन अंत में वही हुआ कि इसने तो इससे सुधार डाला, लेकिन स्वयं इसका अपना मॉडल समय के साथ खराब होता गया।
तो आज भी जो लोग बोलते हैं कि सोवियत रूस का पतन हुआ या समाजवादी मॉडल का पतन हो गया और 1990 में, आप तो देखिए कि 4 दशकों तक, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूंजीवादी और समाजवादी देशों में इसने शीत युद्ध लड़ा, कोल्ड वॉर लड़ा। ये कोल्ड वॉर लड़ने का फायदा दुनिया को क्या मिला, आप जान लीजिए। अगर सोवियत रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं होता तो इतनी आसानी से पश्चिमी देश अपने कॉलोनी को नहीं छोड़ते। तृतीय विश्व के लिए तो सोवियत रशिया एक तरह से रेस्क्यूअर बनकर आया था। और अगर सोवियत रूस नहीं होता तो 4 दशकों में, आज जिसको आप ग्लोबल साउथ कहते हैं तब थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, एशिया, न्यूली इंडिपेंडेंट एशियो अफ्रीकन कंट्रीज, उन्हें आज़ादी मिलने में भी परेशानी होती और आज़ादी मिलने के बाद भी उनकी स्वतंत्रता का हनन होता। लेकिन अगर यह कुछ थर्ड वर्ल्ड के साथ अगर नरम हो सके कैपिटलिस्ट कंट्री, तो सोवियत रशिया के डर से। हालांकि सोवियत रशिया अपने ही भार से दबता गया 1990 में कोल्ड वॉर के सामने, कोल्ड वॉर में एक तरह से सोवियत रशिया को पछाड़ दिया और फिर अंत में 1991 में स्वयं सोवियत रूस का विघटन हो गया। पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में समाजवादी मॉडल टूट गया। लेकिन अब पूंजीवाद और दुनिया को इतना बदल चुका था कि इस क्रांति को हम विफल नहीं कर सकते। और देखिए, उसके बाद सोवियत रूस के विघटन के बाद आप पूंजीवाद का अहंकार देखिए। ये अहंकार आपको केवल फ्रांसिस फुकुयामा के स्टेटमेंट में नजर नहीं आएगा, यह अहंकार आज आपको व्लादिमीर पुतिन के व्यवहार में भी नजर आएगा। आज जो व्लादिमीर पुतिन दुनिया का सबसे ऑटोक्रेटिक मोनार्क बन के घूम रहा है और पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है, कभी मोदी जी को देखकर बोलता है आई मिस यू, और कभी कहता है कि इंडिया को भी हम रिप्रीव नहीं करेंगे, इस पर भी हम चुंगी स्लैब करेंगे, इस पर भी हम टैरिफ स्लैब करेंगे और 2 अप्रैल से हम लागू करने जा रहे हैं। मतलब वो लगता है कि कोई रिस्ट्रेंट, कोई उसके ऊपर कोई रुकावट ही नहीं, कोई बाधा ही नहीं है। वो यूरोप को धमकाता है, वो जिस कंट्री को भी चाहता है, साउथ कोरिया को कहता है कि तुम हमारे सहायता पर जीते हो और हमारे प्रोडक्ट पर चुंगी लगाते हो। आज अगर दुनिया में कोल्ड वॉर कम से कम होता तो अमेरिका इतना निर्द्वंद नहीं होता। अगर आज सोवियत रूस होता तो व्लादिमीर पुतिन इतना बड़ा ऑटोक्रेटिक नहीं होता। इसलिए रूसी क्रांति विफल नहीं थी, इसने दुनिया के सामने एक टेम्पलेट, एक नजीर छोड़ कर यह क्रांति गई। इसलिए 8 मार्च 1917 को जो क्रांति हुई, ये आपके नए जनरेशन से हमारी अपील है, इसको भूलिएगा नहीं, इसको बल्कि पढ़िए। मैं तो संक्षिप्त रूप में इसकी एक झलक आपको दे दी, आपके मन में सिर्फ एक जिज्ञासा पैदा की है कि यह क्या थी, यह क्या, इसके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो एक ही वर्जन है, लेकिन इसका एक दूसरा वर्जन भी है जो हमारे ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। तो बस आज इतना ही, और यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूँगा। फिर किसी दूसरे लेक्चर में आपसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।